नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण की खरी खरी में आपका स्वागत है। ये हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण गर्ग जी से और जानेंगे कि दरअसल बी बी सुदर्शन रेड्डी जो उपराष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के उम्मीदवार हैं, उनका चयन कितना सही, कितना गलत और कितना राजनीतिक है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा कि जब सत्ता पक्ष की तरफ से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बताया गया, तो बताया गया ये तो बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक है, और ये कहा गया कि इस चयन के बाद से ऐसा लगता है जैसे इंडिया गठबंधन में बिखराव हो जाएगा, और इंडिया गठबंधन के जो सबसे प्रमुख घटक दल है, तमिलनाडु के डीएमके और डीएमके के और दूसरे दल, वो छिटक जाएंगे और एक बार फिर सरकार को या फिर कहें नरेंद्र मोदी को मौका मिलेगा इंडिया गठबंधन को छिन्न भिन्न करने का। लेकिन अब बी सुदर्शन रेड्डी के चयन के बाद ऐसा कहा जा रहा है जैसे कि ये एक दूसरे तरीके का पैंतरा जो विपक्ष ने खेला है, और अगर उधर डीएमके के हटने का खतरा पैदा होगा तो इधर सरकार के हिलने का खतरा पैदा हो जाएगा, क्योंकि टीडीपी के सामने एक धर्म संकट पैदा होगा कि वो किसको सपोर्ट करें, उसको जो आंध्र प्रदेश के हैं, जो तेलुगु अस्मिता के प्रतीक हैं, या फिर उसको जो तमिल अस्मिता के प्रतीक है। तो चूंकि राजनीति अब आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो गई है, अस्मिताओं का खेल हो गया है और हर चीज वो मास्टर स्ट्रोक हो गई है, तो श्रवण जी से ही जानेंगे कि दरअसल कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक था और क्या वाकई में राहुल गांधी और विपक्ष ने उनका चयन करके एक नए चक्रव्यूह का सृजन किया है। जी सर। देखिए, बहुत पॉलिटिक्स बहुत अलग मोड में चली गई है, और ये उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है उपराष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार का, ये लोकतंत्र और तानाशाही के बीच में शक्ति परीक्षण में बदलता जा रहा है। आप कहेंगे कि मैं आपका विषय क्या था और मैं क्या बात कर रहा हूँ। लोकसभा का आज और कल आखिरी दिन, कल आखिरी दिन है। विपक्ष का नेता बिहार में यात्रा कर रहा है। पूरी संसद जब से चालू हुई है लगातार ठप पड़ी है, और बहिष्कार के बीच में, अपोजिशन के बहिष्कार के बीच में सरकार ने 2-3 महत्वपूर्ण विधेयक पारित करवा लिए, जिसमें एक इनकम टैक्स से रिलेटेड भी है, स्पोर्ट्स गवर्नेंस का भी है। सबसे ज्यादा आश्चर्यजनक जो चीज हुई है आशुतोष जी, वो 19 तारीख की शाम को हुई है, यानी कल शाम को हुई है, और वो बताता है कि जो अफवाहों को जन्म देता है या नया संकट जो बताता है, वो ये बताता है कि क्या सरकार अपने अस्तित्व को लेकर डर गई है, या उसने बहुमत खो दिया है, या उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में उसको लग रहा है कि वो हार जाएगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं, अपने जो मैं लगातार पढ़ रहा हूं सोशल मीडिया पर और चीजों पर, कि 19 तारीख की शाम को अमित शाह जी के मिनिस्ट्री से लोकसभा सेक्रेटरी जनरल को कम्युनिकेशन होता है कि जो सरकार है वो संविधान संशोधन विधेयक पेश करना चाहती है, और उसके साथ ही 2 और विधेयक, एक है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025 और द J&K जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025। अब इसके जो नियम हैं, लोकसभा के रूल्स जो हैं 19A और 19B, 19A में तो कहते हैं कि आपको पर्याप्त नोटिस देना चाहिए कि बिल पेश करना है,
और 19B कहता है कि आपको लोकसभा के सदस्यों को या सांसदों को एडवांस में बिल की प्रति उपलब्ध कराना चाहिए। अब वो क्या हुआ है पूरे मामले में हम उसमें नहीं जाना चाहते कि लोकसभा स्पीकर ने क्या रुचि ली और इस तरह की चर्चाएं हैं कि मुद्दा ये है कि ये जो विधेयक है, जो संशोधन विधेयक है, संविधान 130 विधेयक है, ये क्यों लाया जा रहा है, इसकी हड़बड़ी क्या है। अब आपको पता है कि इसमें जो प्रोविजंस हैं उसके बारे में देश भर में इस समय चर्चाएं चल रही है कि सरकार अगर कोई राज्यपाल, उपराज्यपाल, किसी भी चीफ मिनिस्टर, मंत्री आदि को किसी भी आपराधिक मामले में अगर वो 30 दिन तक हिरासत में रहते हैं तो उनको 31वें दिन बिना कन्विक्शन के, मतलब कोर्ट के कन्विक्शन की जरूरत नहीं, उनको बर्खास्त किया जा सकता है। इसमें ये बताने के लिए कि देखिए राष्ट्रपति भी इसमें उनको भी पावर्स हैं, यानी प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति चाहे तो कर सकती है या राष्ट्रपति कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर कोई जांच एजेंसी, ईडी, सीबीआई, पुलिस किसी भी चीफ मिनिस्टर, मंत्री या प्रधानमंत्री के खिलाफ कोई प्रकरण होता है, उसमें उनको हिरासत में रखा जाता है 30 दिन तक, तो 31वें दिन प्रधानमंत्री को भी राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। अब हम मुख्यमंत्रियों की और मंत्रियों की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो राष्ट्रपति के, क्या कोई जांच एजेंसी की हिम्मत हो सकती है क्या कि वो प्रधानमंत्री की जांच करे? वो जांच एजेंसियां जो प्रधानमंत्री के अंतर्गत काम करती हैं, तो क्या कोई राष्ट्रपति, मतलब ऐसा संभव है क्या हमारे देश में कि किसी प्रधानमंत्री को जांच एजेंसियां के आधार पर पुलिस गिरफ्तार कर ले? अगर इसकी मंशा ये नहीं हो इसके पीछे, इस पूरे प्रकरण के, कि मोदी जी स्वयं राष्ट्रपति बनने वाले हैं और वो इस तरह के अधिकार संपन्न होना चाहते हैं कि वो किसी भी प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर सके। देखिए हम उस पूरी बहस में अभी नहीं जाना चाहते हैं। ये मैंने जो आपसे चर्चा की ये स्पेकुलेशन है पूरा, जो सोशल मीडिया में मैं पढ़ रहा हूँ और समझने की कोशिश कर रहा हूँ। आपका मूल सवाल उपराष्ट्रपति पद से है, उसमें क्या लग गया है हुकूमत को? ये जो विधेयक है इसका संबंध मैं बता रहा हूँ कि ये क्या डराने के लिए लाया जा रहा है चंद्रबाबू नायडू को, जगन को, रेवंत रेड्डी को, हेमंत सोरेन को और तमाम लोगों को। जगन जेल में रह चुके हैं चंद्रबाबू के टाइम पर, नहीं पहले रह चुके हैं, जिसमें बीजेपी का समर्थन था, और चंद्रबाबू भी रह चुके हैं जगन के टाइम पर, और हेमंत सोरेन रह चुके हैं, अरविंद केजरीवाल रह चुके हैं। इन सब के केसेस अभी चल रहे हैं। क्या ये जो रेड्डी को खड़ा किया है, बी सुदर्शन रेड्डी को, जी, एक जो सनातनी हिंदू है तमिलनाडु के गवर्नर साहब, अगर उनका ट्वीट पढ़ा जाए जिसमें उन्होंने हर एक नाम के साथ रिस्पेक्टेड करके जो आभार व्यक्त किया है अपने नॉमिनेशन के लिए, बी सुदर्शन रेड्डी को खड़ा करके जो मास्टर स्ट्रोक चला है इंडिया ब्लॉक का, उसने क्या पूरी बुनियादें हिला दी है कि चंद्रबाबू, जगन, बीआरएस के राव, ये आंध्र प्राइड या तेलुगु प्राइड के चलते
सरकार को उल्टा सकते हैं या सरकार को कमजोर कर सकते हैं, या उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार हार भी सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अगर आंकड़े देखें तो कोई बहुत फर्क नहीं है जो कुल जो मतदाता हैं और जितना बहुमत का आंकड़ा चाहिए उसमें। अब ये क्यों लाना चाहते हैं? हालांकि ये जो चर्चा है वो अभी ये है कि हो सकता है पेश किया जाए, सिलेक्ट कमेटी को भेज दिया जाए, पर क्या ये डराने के लिए है कि एक संभावना है कि आपके पॉलिटिकल करियर खत्म हो सकते हैं अगर आपने इफ यू डोंट फॉल इन लाइन, अगर आप थोड़ा सा भी बिट्रे करते हैं। अब इसमें जो मुद्दा है कि ये जो कर रहे हैं, जो संविधान संशोधन और गिरफ्तारी, हिरासत और बर्खास्तगी, उसको लेकर आरएसएस चुप रहेगा क्या, या चुप क्यों रहेगा? इसलिए कि जो उम्मीदवार है वो संघ का उम्मीदवार है, संघीय उम्मीदवार है। तो ये पूरा का पूरा मामला ये बन गया है कि संघ चाहेगा कि अपने उम्मीदवार का जीतना जरूरी है। मतलब राधा कृष्णन को जीतना इस बात से जुड़ गया है कि उनकी हार में ये निर्धारित हो जाएगा कि प्रधानमंत्री अपना संसद में बहुमत खो चुके हैं। ये जो राष्ट्रपति पद का चुनाव है वो इस कारण से इतना महत्वपूर्ण हो गया है, और इस आशंका को बहुत ज्यादा रूल आउट नहीं किया जा सकता कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि देश को कानो कान खबर नहीं हुई, संसद को खबर नहीं हुई कि ये जो प्रावधान कर रहे हैं कि 5 साल ऐसा कोई अपराध जिसमें जिनकी धाराओं में 5 साल से अधिक के कारावास की गुंजाइश संभावना हो, और वो उस अपराध में कोई मंत्री या कोई चीफ मिनिस्टर 30 दिन से अधिक हिरासत में रहता है, तो उसको तुरंत उसकी उसकी जिसको कह सकते हैं नौकरी चली जाएगी। और जैसा मैंने कहा कि जो मामले हैं उसमें तो तेजस्वी भी फंसे हुए हैं, मगर तेजस्वी के खिलाफ भी प्रकरण है जो उनको भी ईडी बुला चुका है। मतलब ये कि जैसा एक ओवैसी कह रहे हैं कि देश को एक पुलिस स्टेट में बदला जा रहा है, सेपरेशन ऑफ पावर्स की व्यवस्था होते हुए भी ये जो काम किया जा रहा है वो एक इस तरह का हो रहा है कि मतलब जो सीएम को या मंत्री जनता के प्रति अकाउंटेबल नहीं होंगे, अब वो जांच एजेंसियों के प्रति अकाउंटेबल हो जाएंगे। तो इसका एक मुद्दा ये भी है कि बीजेपी के चीफ मिनिस्टर्स और मंत्री भी भय में पहुंच जाएंगे कि उनको बर्खास्त किया। हालांकि इसका एक पॉइंट ये भी है कि आगे चल के जो सरकारें आएंगी, कोई मोदी जी जीवन भर रहेंगे नहीं, तो क्या इसका उपयोग विपक्ष की सरकारें या कोई भी सरकार बीजेपी के खिलाफ भी करेगी क्या? तो ये जो आरोप है कि देश को एक पुलिस राज में बदल रहे हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के बहाने, और डर से ये सारे लोग जो इस समय डरे हुए हैं या डराना चाहते हैं, तो वो क्या उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में सरकार के साथ खड़े हो जाएंगे कि नहीं होंगे? तो ये बड़ा टेस्ट इस माने में है कि क्या चंद्रा बाबू डर जाएंगे, या जगन डर जाएंगे, या बीआरएस के राव डर जाएंगे, और वो कहेंगे कि नहीं हम तो आपके साथ हैं, मिलाए। अगर आप देखें तो सुदर्शन रेड्डी के नामांकन घोषित होने के पहले जगन रेड्डी ने घोषणा की थी कि वो तो इनके साथ हैं, एनडीए को के साथ एनडीए के कैंडिडेट को राधाकृष्णन के साथ को वोट करेंगे। अब पूरा का पूरा ये जो मास्टर स्ट्रोक है राहुल गांधी का या खड़गे का,
या इंडिया ब्लॉक का। कहते हैं कि ये जो कैंडिडेचर है इनका, बी सुदर्शन रेड्डी का, इसमें टीएमसी की भूमिका महत्वपूर्ण है, ऐसा कहा जाता है तृणमूल कांग्रेस। ये भी काफी महत्वपूर्ण है कि जब राधा कृष्णन का नाम बताया गया तो राजनाथ सिंह ने जो रिप्रोचमेंट की कोशिश की, उसमें डीएमके के साथ की, टीएमसी के साथ की, कि भाई एक कैंडिडेट ये है, पर उन्होंने राहुल से बात नहीं की और किसी से बात नहीं की। मतलब वो विभाजित करना चाहते, चंद्रबाबू से की, पर राहुल से नहीं। इसका मतलब है कि वो डिवाइड करना चाहते थे। इसमें ये है कि ये जो पूरा अभी चुनाव आयोग के खिलाफ वोट चोरी का पूरा मामला राहुल ने चलाया है, और उसके कारण जो बिहार में पूरा माहौल बन गया है कि मतलब अब तो ये लग रहा है कि आधार कार्ड को मान लिया गया। ये लेटेस्ट, अगर आपने देखा हो कि वहाँ के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने घोषणा कर दी है कि आप आधार कार्ड के आधार पर अपना वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। इसका मतलब है कि सरकार ये मान के चल रही है कि बिहार अब गया हाथ से, अगर चुनाव होते हैं तो। अब ये जो चल रहा है, ये अब ऐसा लगता है कि बिहार को बचाने का मामला नहीं है, ये दिल्ली को बचाने का मामला है। अब बदल गया पूरा का पूरा कि पहले चुनाव आयोग था, अब चुनाव आयोग की भूमिका खत्म हो गई है। और जैसा मैंने कहा कि इन्होंने जो डीएमके, टीएमसी और बीजू जनता दल, अब बीजू जनता दल अभी किसी भी उसमें नहीं है। अगर आप देखें, न एनडीए में है, न इंडिया ब्लॉक में, तो वो किसके साथ जाएंगे, ये भी मामला, क्योंकि उनके राज्यसभा में तो लोग हैं, लोकसभा में चाहे बीजेडी के नहीं है। अब ये जो पूरा का पूरा, इसको अगर आप ट्रेस करें तो ये पूरी कार्रवाई कब हुई, जो विधेयक की, ये संविधान संशोधन, ये बी सुदर्शन रेड्डी के नाम की घोषणा के बाद हुई है। और जैसे ही पता चला, मतलब ये पूरा का पूरा मामला ताबड़तोड़ तरीके से किया गया। तब ये लग गया कि ये पूरा 19 तारीख की शाम का, मतलब कल शाम को, जब हम आज 20 को बात कर रहे हैं, कल शाम को जब ऑफिशियली घोषित हो गया बी सुदर्शन रेड्डी का नाम, तो इसमें जो अब इसका ये जो पूरा का पूरा मामला है, 782 एमपीज मतदान कर सकते हैं इसमें। और एनडीए की जो ताकत है, जिसमें अगर आप तेलुगु देशम को भी मिला लें, जेडीयू को भी मिला लें, तो और वाईएसआरपी को भी मिला लें, तो 458 के करीब होते हैं। और इंडिया ब्लॉक के पास कोई 323 वोट्स हैं अभी जो दिख रहा है। बीजेडी ने अभी कुछ बताया नहीं। ये अगर बदल जाते हैं पूरे के पूरे लोग, बीआरएस और जगन और तेलुगु देशम, बीजेडी और जेडीयू में भी दरार पड़ जाती है, जैसा कि नीतीश बाबू उम्मीद लगाए बैठे थे कि उनको उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा। अब नीतीश बाबू का खेल खत्म होने वाला है बिहार के चुनाव के साथ। ये एक बड़ी घटना होने वाली है कि नीतीश बाबू दिसंबर के बाद बेरोजगार होने वाले हैं पूरी तरह से। तो ये जो लग रहा है कि उपराष्ट्रपति पद का जो चुनाव है, वो एक बहुत बड़े शक्ति परीक्षण में बदल गया है। और ये इसका जो मैसेजिंग है वो ये होगा, अगर जो निर्धारित वोट हैं एनडीए के, उससे कम वोट मिलते हैं तो भी एक बड़ा मैसेज जाएगा। और अगर क्रॉस वोटिंग हो जाती है, आपने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में, जो ये चुनाव हुआ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का, उसमें जो बीजेपी का डिवीजन उभर कर आया, रूडी, जो राजीव प्रताप रूडी जीत गए और अमित शाह जी के कैंडिडेट बालियान हार गए। और उसमें ये माना गया था कि ये रूडी के साथ
योगी आदित्यनाथ की लॉबी भी, कहा गया राजपूत लॉबी उनके साथ थी। मैं कुल मिलाकर जो आपके दर्शकों के लिए ये कहना चाहता हूँ कि इस समय जो पूरी पॉलिटिक्स है वो उपराष्ट्रपति पद पर केंद्रित हो गई है, और उसके क्या क्या, उसको लेकर क्या क्या चर्चाएं हैं इस समय। जो ये खासकर संविधान संशोधन विधेयक ताबड़तोड़ जो लाने की बात की गई, क्या उसको हम उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के अलाइंस को डराने, या जो चीफ मिनिस्टर्स और मंत्री फंसे हुए हैं मुकदमे उनको डराने की कोशिश के रूप में, या देश में एक बड़ी व्यवस्था परिवर्तन के तौर पर, जिसमें मैंने शुरू में कहा कि क्या मोदी जी राष्ट्रपति बनना चाहते होंगे, क्योंकि वो राष्ट्रपति बन के ही फिर किसी प्रधानमंत्री को बर्खास्त कर पाएंगे। उनको तो कोई आज की तारीख में कोई राष्ट्रपति नहीं कर पाएगा, ना उनकी गिरफ्तारी। मुझे लगता है कि इसमें बहुत सारे संकेत हैं। आखिरी बात ये कहना चाहता हूँ कि ये सब स्पेकुलेशन है, चर्चाएं हैं। मैं कोई आधिकारिक तौर पर किसी चीज का आपके दर्शकों के लिए दावा नहीं करना चाहता, क्योंकि सत्य हिंदी की जो प्रतिष्ठा है, तो मैं कोई किसी दावे के आधार पर ये नहीं कह रहा हूँ। जो मैं पढ़ रहा हूँ और जो समझ रहा हूँ उसके आधार पर मैंने आपका जो मूल प्रश्न था मास्टर स्ट्रोक और उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, उसके संदर्भ में इतनी सारी बातें कही है। तो अब देखते हैं, क्योंकि ये जो आज पेश होने वाले थे या हो गए होंगे विधेयक, कल भी जैसा कहा गया है कि अगर आज इन पर चर्चा नहीं होती तो अगले दिन 21 को भी की जाएगी, ऐसा कहा गया होम मिनिस्ट्री की तरफ से। और उसके बाद क्या ये किसी कमेटी में, सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाएगा। क्यों कर रहे हैं ये काम, क्या जरूरत पड़ गई, ये इम्पोर्टेंट है। सर एक छोटी सी जानकारी है, ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को भेजने की बात की जा रही है, तीनों बिल। हाँ, तो नहीं, वही मैंने कहा कि आप जो ऐड कर रहे हैं, मैंने भी कहा किसी कमेटी को भेज सकते हैं जी। तो मैंने भी कहा, वही चीज कहा कि किसी पर ये पेश क्यों किए गए। मतलब जम्मू कश्मीर का तो समझ में आता है हमको, वो दूसरा बिल भी समझ में आता है जो गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज बिल 2025 है। ये जो संविधान संशोधन विधेयक है, और जिसमें इस तरह के प्रोविजंस हैं कि चीफ मिनिस्टर्स और तमाम हिरासत में अगर आप 30 दिन हैं तो बिना कन्विक्शन के आपको 31वें दिन बर्खास्त कर दिया जाएगा। और अगर ऐसी धाराएं हैं जिसमें 5 साल से ज्यादा की सजा का प्रोविजन है, इसके परिणाम क्या होंगे। ये क्या, ये प्रोविजंस जो संविधान संशोधन विधेयक है, डेमोक्रेटिक है क्या? यह लोकतंत्र को मजबूत करने वाला है कि जांच एजेंसियों को, पुलिस को ज्यादा पावरफुल बना रहा है और भारत को एक पुलिस स्टेट में कन्वर्ट कर रहा है। इसका इरादा क्या है? इसका इरादा क्या, लोकतंत्र को मजबूत करना है कि मोदी जी को मजबूत होना है, तो मोदी जी अपनी सरकार को मजबूत। तो उपराष्ट्रपति पद के परिप्रेक्ष्य में अगर ये घटनाएं हो रही हैं तो हम उसके साथ इसको देखना चाहते हैं, या देखने की कोशिश की है। आज की चर्चा हम इसी नोट पर खत्म करते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.